विश्वास प्रस्ताव है ये के हार जीत के लिए भर नहीं होता है, ये विपक्ष का वो हथियार है। ठीक है मुकेश नायक, ठीक है ठीक है जी, हाँ ये अधिकार है विपक्ष का और इसका उपयोग होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पंखुड़ी पाठक का भी स्वागत करूंगा और राजीव का भी। पंखुड़ी पाठक, एक ऐसा अवसर जिसका परिणाम मुकेश नायक जी कह रहे वो बात भी ठीक है, लेकिन जब चुनाव इतना नजदीक हो, दिसंबर में एक सेमीफाइनल होना है 3 राज्यों का और उसके बाद कुछ ही महीने के भीतर जनरल इलेक्शंस, जब इलेक्शन इतने नजदीक हो तो सत्तारूढ़ पार्टी को हाउस के अंदर विजयी घोषित होने देने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना आपको लगता है रणनीतिक तौर पर बहुत अच्छा फैसला है विपक्ष का? देखिए, विजय का पैमाना सिर्फ एक नहीं है कि कितने आंकड़े किसके पास है, कितने नंबर किसके पास हैं। जनता में जो संदेश जा रहा है, और क्योंकि 19 का जैसा आपने कहा चुनाव है, अब बहुत समय नहीं रह गया, जनता में ये संदेश जाना बहुत जरूरी था कि कौन सा राजनीतिक दल किस मुद्दे पे कहां खड़ा है। अब आप देखिए, अगर 2014 की बात करें, कई राजनीतिक दल जो भाजपा के साथ थे आज वो अलग है या कोई और दल साथ आ गए। अब जो पार्टी जो ये प्रस्ताव लाना चाह रही थी, पिछले सेशन से ही लाना चाह रही थी, वो एनडीए की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के लोगों से उन्होंने कुछ वादे किए थे, लेकिन जब वो वादे तोड़े गए तो एक जो विश्वास टूटा, उस विश्वास के टूटने पर उनको लगा कि एक इस तरह का प्रस्ताव लाना चाहिए। और भी कई वादे 2014 के चुनाव में जो किए गए थे, ये हमारे लिए भी जरूरी था और सरकार के लिए भी, मैं कहूंगी तो सरकार के लिए भी बड़ा अवसर है कि जो वादे उन्होंने किए थे और जो वादे उन्होंने तोड़े, आज वो ये बताए कि वो वादे क्यों तोड़े हैं। जो जिस तरह की चाहे रोजगार का वादा हो, चाहे काला धन लाने का वादा हो, ये तमाम जो वादे थे, आज हमने इन पे सवाल उठाए। मुझे लगता है संसद के अंदर, क्योंकि देखिए भाषणबाजी तो चलती रहती है, चुनाव में चलती है, लेकिन संसद में जवाब देने का अलग बात है। ठीक है संसद में जब भी सत्र चलता है सैकड़ों अवसर होते हैं जब सरकार जवाब देती है। उसमें स्टार्ट क्वेश्चंस भी हैं, अतारांकित सवाल भी हैं, ध्यानाकर्षण है, बहुत सारे उपबंध हैं जिनके तहत सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। खैर वो अलग का विषय है। मैं एक सवाल अभी पूछ रहा था शायद रुचि लिंगम साहब से, वही आपसे भी पूछता हूं, फिर राजीव जेटली के पास जाऊंगा। अच्छे से टेक ऑफ हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, पूछे टीडीपी ने अच्छे से किया, उसके एमपी ने, उसके बाद आप भुजलिंगम साहब आपसे नहीं, मैं पंखुड़ी पाठक से पूछ रहा हूं। उसके बाद और वक्ता बोले, फिर राहुल गांधी बोले, एक टेम्पो बना। उसके बाद राहुल जी गए प्रधानमंत्री को झप्पी देने, वहां तक टेम्पो मेंटेन रहा कि भाई चलो लोकतंत्र की एक उदार तस्वीर, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद पिक्चर ऑफ द डे आ गई, कांग्रेस का प्रेसिडेंट, देश की सबसे पुरानी पार्टी, गांधी नेहरू परिवार, विपक्ष का चेहरा, विद इन द हाउस अपनी ऑफिशियल सीट पर बैठकर आंख मारने की फोटो आ जाए। आपको नहीं लगता कि जो आप लोगों ने कसरत की वो इशू ही डाइवर्ट हो गया, फोकस ही डाइवर्ट हो गया, डिरेल हो गया पूरा आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन? अमिताभ जी देखिए, आपके शायद हिसाब से सबसे मेन जो आज की पिक्चर थी, विजुअल थी, वो था, लेकिन आज जिस विजुअल पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो विजुअल है जहां पर राहुल जी ने जाकर प्रधानमंत्री जी को गले लगाया था। इसकी भी चर्चा हो रही है, बहुत बड़ा मैसेज इसकी भी चर्चा हो रही है, इसका भी मैसेज बहुत बड़ा है। जी देखिए, ये अलग अलग देखने का इसमें एक नजरिया हो सकता है। उन्होंने जो ये आंख मारने की जो बात कर रहे हैं, अपनी स्पीच के दौरान तो किया नहीं, किसी गलत व्यक्ति को तो आंख मारी नहीं, किसी से कोई बदतमीजी या कोई इस तरह का तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक अपने ही सहयोगी को जो उनको धन्यवाद शायद दे रहे थे या फिर उनकी शायद प्रशंसा कर रहे थे कि आपने अच्छी स्पीच दी, एक तरीका ये अपनी बात को कहने का, रखने का, धन्यवाद देने का हो सकता है। उसको मुझे नहीं लगता इतनी गलत तरह से देखना चाहिए। ये धन्यवाद का ये तरीका आपकी ड्राइंग रूम में अच्छा होता है, खान मार्केट में, कॉफी शॉप में अच्छा होता है, सिनेमा में अच्छा होता है, यूरोप घूमने जाइए वहां अच्छा लगेगा, संसद में नहीं। अभी आप आके आने से पहले मैंने एक उदाहरण सामने रखा था, राइट फ्रॉम पंडित जी टू सोनिया गांधी। कभी ऐसा आचरण हुआ किसी का क्या? इतना छोटा मसला नहीं है।
खैर, राजीव जेटली साहब, राहुल गांधी का भाषण, मैं बाकी पिक्चर्स पर बाद में आऊंगा, झप्पी और ये राहुल गांधी का भाषण कम से कम इस बात को तो सामने रख ही गया। अभी एक ट्रेंड दिखता है हिंदुस्तान में कि मोदी जी का नाम लेकर लोग उन पर आक्रमण नहीं करते, उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स। राहुल गांधी ने उस बैरियर को तो आज तोड़ ही दिया। उन्होंने भाजपा का नाम ही नहीं लिया, जो कुछ अटैक किया सीधे 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर पर। बाकी छोटी रीजनल पार्टीज को देखिए, वो लोग भाजपा का नाम लेकर अटैक करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेते सामान्यतः। उस बैरियर को तो तोड़ा ना। तब ये तो कम से कम राहुल गांधी ने स्थापित करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री पर आक्रमण किया जा सकता है और मैं कर सकता हूं। राजीव जेटली, देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से बहुत लंबे टाइम से एक चर्चा चल रही थी कि वो एक भाषण देंगे, एक स्पीच देंगे, उसके बाद एक अर्थक्वेक आएगा बड़ा सा। हमने एनडीआरएफ को भी बोला, जापानीज एक्सपर्ट भी बोला। सुनिए, मैं अभी पूरा सिलसिलेवार हर बात पे आऊंगा। मैं एनडीआरएफ को भी बोला, जान माल का नुकसान ना हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया कि उस भूकंप के बाद दिल्ली हिलेगी, देश हिलेगा, बिल्डिंगें टूटेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी अपना भाषण देते चले गए, जो लगभग पिछले 3-4 सालों से देते हुए आ रहे हैं। वही भाषण दिया, कुछ अलग नहीं दिया उन्होंने। लेकिन उस भाषण में उन्होंने आज एक बात साथ में रखी, किसी प्रेसिडेंट को कोट कर दिया उन्होंने, और कोट करके बोला उन्होंने मुझे ये बोला था। अभी थोड़ी देर पहले उनके विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट आई जिन्होंने खंडन किया इस बात का। तो हम केवल इतना पूछेंगे, राहुल गांधी जी, इटली के एयरपोर्ट के बाथरूम में जो व्यक्ति आपको मिला था, वो शायद वो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस नहीं था, वो आप गलत फहमी में रह गए। उसकी शक्ल जरूर मिलती होगी, उसने कुछ और कहा होगा और आप राफेल समझ गए उसे। दूसरी बात, एक भी मुद्दा उन्होंने ऐसा नहीं उठाया जिस गंभीरता के साथ आज अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस गंभीरता को कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि राहुल गांधी के अंदर वो नजर आई हो। प्रोटोकॉल एक होता है, आप ये बजट सेशन नहीं था जो बजट कंप्लीट होने के बाद आप किसी के पास जाएं, उसे शुभकामनाएं दें, बजट के लिए शुभकामनाएं दें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे प्यार लें। ये बहुत सीरियस डिबेट थी आज। जिस सीरियस डिबेट को सर्कस में तब्दील कर दिया गया, वो सर्कस पूरे देश ने देखी। नहीं हो सकती राजीव, मैं केवल यही बोलना चाहता हूं, ये बहुत सीरियस डिबेट थी। हाँ। आप 4 सालों से जो बात कहते हुए आ रहे हैं, केवल यही बात कह रहे हैं आप। आज कौन सी नई बात आपने कही? एक बात भी आपकी तर्क के साथ नहीं थी, एक बात भी आपकी एविडेंस के साथ नहीं थी, एक बात भी आपने ऐसी नहीं कही जो आज से पहले ना कही हो। अगर सारी बातें पुरानी थी तो अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिए लाया? राजीव, तो प्रश्न उठता ही है। ठीक बात, आपकी बात पर एक बात कह के मैं मुकेश नायक आऊंगा। मुकेश नायक, आपके पास मेरा अपना तजुर्बा कहता है, इतने वर्षों का राजनीतिक रिपोर्टिंग का, लगभग 30 साल का, 90% सियासतदान एक टेप तैयार करते हैं और 5 साल तक उसको बजाते हैं, फिर अगले 5 वर्षीय योजना के बाद दूसरा टेप तैयार करते हैं। मैं नाम लेके भी बता सकता हूं। इलेक्शन कैंपेन में देख लीजिए, सामान्य तौर पर देख लीजिए, आप उनके भाषण की अगली लाइन बता देंगे। स्टीरियोटाइप पॉलिटिक्स है भारत में, छोड़ दीजिए अभी इसको। मुकेश नायक साहब, एक सवाल बड़ा अच्छा उठाया राजीव जेटली ने। राहुल गांधी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मुझे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है फ्रांस की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि सीक्रेट रहेगा ये डील। और राहुल जी ने यह भी कहा कि मुझसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, जाओ पूरे हिंदुस्तान को बताओ ये। और आज शाम होते होते फ्रांस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात का खंडन कर दिया और उसने कहा, नहीं, भारत और हमारे बीच में ऑफिशियल सीक्रेसी पैक्ट है। बात तो गलत साबित हो गई भाई मुकेश नायक। बिल्कुल बात गलत साबित नहीं हुई। ये विषय मैनिपुलेट किया जा रहा है। फ्रांस की लोकसभा में फ्रांस की सरकार ने जो बयान दिया है उसमें इस बात को एडमिट किया है कि कोई गोपनीय संबंध हमारे खरीदी में हो ही नहीं सकते, एकदम पारदर्शी डील है ये। और उसने रेट्स को कोट किया है। राफेल डील के जहाज को 1600 करोड़ में खरीदा गया, ये रेट उसने कोट किया है फ्रांस की लोकसभा में। ये बिल्कुल पारदर्शी तरह से उठाया गया मामला, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और फ्रांस के राष्ट्रपति से जो राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, राजीव जेटली, मुकेश नायक कह रहे कुछ गड़बड़ नहीं। आपकी मजबूरी हो सकती है,
एक फ्रांस की गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं हो सकती कि वो झूठ बोले। वो आपकी मजबूरी है। मैंने यही कहा कि आपने सर्कस बना दिया। आज आपने अविश्वास प्रस्ताव को सर्कस बना दिया। आपको एक कंपैरिजन के साथ आना चाहिए था। आपको बताना चाहिए था कि ये देखिए, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये आपके 4 साल का है, ये हमारा बिजली उत्पादन था, ये आपके 4 साल का है, ये 1 रुपए का चेक हम किसानों को देते थे मुआवजे के रूप में, ये आप 500 रुपए का देते हैं, ये आपने एमएसपी निर्धारित करी है, ये हमारी एमएसपी हुआ करती थी। आप इतनी सड़कें हम बनाते थे, इतनी आप बनाते हैं। अब किसी ना किसी फिगर के साथ तो आते। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपकी मजबूरी है। मुकेश जी, आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। जरूरी नहीं है कि आपका जो नेतृत्व करने वाला है वो भी आप जितना बुद्धिजीवी हो। उनके पास शायद वो समझ नहीं थी। उन्हें समझाइएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सर्कस नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ठीक है, नहीं किया जाता है। राजीव, एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद आएंगे। तो मैं भुजलिंगम साहब के पास पहले जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, क्या आपको इस वक्त ये लग रहा है कि आप जिन इश्यूज को लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, वो इश्यूज तो बैक सीट पर चले गए? अब झप्पी पर बहस हो रही है, राफेल पर बहस हो रही है और आंख मारने पर बहस हो रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ खास मेहमान आज के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, तो क्या मान लिया जाए कि यह स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ है, कौन नए दोस्त किसके साथ बन रहे हैं और कौन किसका साथ छोड़ रहा है? जी अनुपम, क्या एक बार फिर से कहिएगा। अमिताभ जी, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद को